हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनेक्ट केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था, ठीक है, कि यूनिट 4 लेके आइए सर करके जल्दी से। समझ सकता हूँ क्योंकि यूनिट 1 यूनिट 1 to 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। अब ये आज यूनिट 4 है, यूनिट 5 को भी मैंने अपलोडिंग में डाल दिया है, ठीक है। तो आज कल में आप लोगों को मिल जाएगा ये यूनिट 4 और यूनिट 5, देन आप अपने तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 4। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली ये रिवाइज भी होता चला जाएगा आप लोगों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखना है इसको, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं बीटेक में जिसको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, और आप लोगों के लिए बनाए मैंने ये, ठीक है। ये चीज़ है, तो एटलीस्ट शेयर तो कर ही सकते हो। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना, सीधी बात। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट दैट 4th यूनिट फर्स्ट। तो 4th यूनिट क्या है आप लोगों का? पीरियोडिक प्रॉपर्टी। यूनिट 4 इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था। ओके, तो ये डेफिनेटली आपको रिवीजन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लास में बताया और अभी भी देखो इसमें भी है कि डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन एंड हाउ डस इट वेरी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसका वेरिएशन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे या फिर टॉप टू बॉटम आने पे। ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिफेंड, एंड कौन से ऐसे ऐसे फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ तो इसके बारे में देखेंगे। ऑलरेडी देखो हर साल पूछा गया एटलीस्ट, ठीक है। 22 को नहीं आया है, उसके बाद हर साल इसको पूछा गया है, तो डेफिनेटली इस बार भी हो सकते हैं। 90% चांसेस है कि इस बार भी फंस जाए, तो छोड़ के मत जाना, क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इसको सबसे पहले यदि आप डिफाइन नहीं भी करने बोला होगा ना, तो आप इसको प्लीज़ डिफाइन करना पहले, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ए टेंडेंसी of an atom to attract a shared pair of electrons in a chemical bond। किसी केमिकल बॉन्ड में मान लो आपके पास C हो या CX इस टाइप का कोई बॉन्ड होगा, तो ये केमिकल बॉन्ड हुआ ना आपका, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर किसी एटम का कितना इसका कैपेसिटी है या कितना इसकी शक्ति है बोल सकते हो, जो अपने लोन जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जिससे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके क्या बनता है आपका सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन से मिलके क्या बनता है डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन से मिलके क्या बनता है ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इसी को बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड है और पेयर्ड है, ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है ये। तो किसी भी एटम का जितना जितना ज़्यादा अट्रैक्शन पावर होगा कि वो अपनी ओर खींच सके, वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा। मतलब एक टाइप से बोल सकते हो पावरफुल एटम की बात कर रही है, ठीक है। ये चीज़ होता है, तो ज़रूर बताना इसको, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, हालांकि देखो HCl का एग्जांपल इसमें अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तभी तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा और Cl माइनस हो जाएगा और H प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है इसको। तो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इट इज़ ऑफन द रिप्रेजेंट ऑन द रिलेटिव स्केल एंड सच एस पॉलिंग स्केल। अब ये पॉलिंग स्केल होता है जिसके थ्रू इसको मेजर्ड किया जाता है कि कितना पावरफुल है वो एटम, मतलब किसी भी कितना पावरफुल एटम है वो, ये चीज़ है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पीरियोडिक टेबल से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है इसमें, ठीक है। तो ये रहा इसका डेफिनेशन, और इसका डायग्राम जरूर बनाना। आप लोग बोलते हो कि हमेशा सर डायग्राम बनाने क्यों बोलते हैं, डायग्रामेटिकली यदि आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको क्या होगा ना, कि जितना आप लोगों ने लिखा है या जो भी किया उसको अच्छे से आप इसके थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक। लिखना तो ज़रूरी है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन डायग्राम से जो एग्जामिनर होता है वो ज़्यादा इंप्रेस होगा, ठीक है। इसीलिए भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप डायग्रामेटिकली हाँ इस सब चीज़ों को समझा रहे हो। देखो ये हाइड्रोजन है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास क्लोरीन के पास 6 है ऑलरेडी, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 होते हैं ना इसमें, ठीक है। क्लोरीन लिख दिया कम्प्लीटली तो कोई बात नहीं। अब इसमें क्या होगा, ये जो पेयर होगा ना, ये जो एक दूसरे को शेयर करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इसके बीच में। अब क्या होता है, क्लोरीन इसको खींचेगा अपनी ओर, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव बन जाता है इधर वाला क्लोरीन वाला। इसके पास कम वो पॉजिटिव, जिसके पास ज़्यादा वो नेगेटिव, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कि होता क्या है। अब कौन कौन से फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। जितना हो सके प्रिसाइज बताया हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया उसको मैं, जो ज़रूरी है वही यहाँ पे बताया आप लोगों को। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। जनरली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। यदि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, ये चीज़ है।
इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड द रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपका एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर सकते हो, ज़्यादा मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग पता है ये सब चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बढ़ूँगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस आपका इलेक्ट्रॉन से जितना ज़्यादा दूर होगा उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर मतलब क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसका। और क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, डाउन अ ग्रुप कॉलम की बात कर रहा है इन ए पीरियोडिक टेबल, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा दूर होता है, जिससे इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है यहाँ पे, एंड रिड्यूसिंग द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दी, इसी अट्रैक्शन फोर्स को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ध्यान में रखना, सभी के वीडियो मेरे ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो बीटेक में जाके ना यूनिट 4 का आप कोई भी वीडियो देखिएगा जो आपको चाहिए, ठीक है, जो आपको चाहिए इसमें से ये सारे वीडियो उसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऑलरेडी मैं डाल दूँगा, ठीक है। हर जैसे सभी मैं डालते गया हूँ ऐसे इसमें भी डालूंगा पर्टिकुलर एक यूनिट का, तो आप जाके उसमें क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इनडायरेक्टली इसी की बात कर रहे हैं इन दोनों की, ठीक है। दिस इज द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड विद इन द डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द स्लिडिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होगा मतलब इनर ऑर्बिटल में। हाइयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी उसकी, मतलब एटॉमिक साइज से भी इसका आप क्या कर सकते हो, उसका रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो जनरली द स्मॉलर एटम हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर क्यों बोल रहा है इसमें, क्योंकि यदि साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में होगा तो अच्छे से होल्ड करके रखा रहेगा उसको, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, सेम चीज़, सो इट विल एक्सपीरियंस द मोर अट्रैक्शन पावर, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन। और पांचवा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिपेंड करेगा इसमें। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स ऑर्बिटल इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एन एटम with more number of electrons cell have lower electronegativity due to the increased shielding effect from the inner, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा डिपेंड ये भी करेगा क्या होगा, स्लेटिंग इफेक्ट भी उसको, जो आप लोगों को क्या बताया था स्लेटर रूल, तो स्लेटर रूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्लेटर रूल को भी याद करके जाना, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आता है, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है, ध्यान में रखना, अफेक्ट करेगा इसको। अब इसके पीरियोडिक टेबल में साथ साथ तो पता चलते ही गया है, साथ में देख लो ये भी क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द पीरियोडिक टेबल बता ही दिया इसको, इसमें है ही क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो एटॉमिक साइज होता है वो कम होता है, मतलब एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होने से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत पास होगा, जो इस आउटर में उसके इलेक्ट्रॉन को ये बांध के रखे रहेगा या होल्ड करके रखा रहता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसका पावर ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज़्यादा, सबसे देखो इसका जो एटॉमिक साइज होता है ना पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होता है, याद रखना, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये चीज़ क्या होगा, ज़्यादा, हिंदी में इसलिए लिखा ताकि दिमाग में क्लिक हो जाए आप लोगों को, हिंदी मीडियम वालों को ये चीज़ है। अब उल्टा बोला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक साइज बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसमें, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स आर फाउंड इन द टॉप राइट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एंड द लास्ट, ठीक है, ये नहीं लिखोगे 2 पॉइंट तो भी चलेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आपका, ठीक। ये रहा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जितना आपको पूछा गया उतना मैंने उसको बता दिया, ओके। आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसमें नंबर के हिसाब से, इसके फैक्टर्स में कोई भी जो आपको लग रहा है कि रिपीटेड नहीं है या सेम मीनिंग बता रहा है तो उसको हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना आप लोग, ठीक है। राइट द पोस्टुलेट ऑफ VSPER थ्योरी, तो VSPER थ्योरी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और इसके बेस में इसके शेप्स होते हैं, जो ज्योमेट्री जो बोल रहा हूँ मैं अब वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो पोस्टुलेट कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो 20, 21, 22, 23, 24, तो इस साल भी डेफिनेटली इनके बेस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना, तो पढ़कर ही जाना, ठीक है। और इसके शेप बता रहा है, पूरा एक साथ नहीं आएगा, डरो मत, ठीक है। H2O मैं एक साथ लिख दिया हूँ ताकि ये इससे रिलेटेड है इसीलिए,
किसी साल क्या कभी ये पूछ दिया है, कभी इसको पूछ दिया, कभी इसको पूछा, या कभी सिर्फ पोस्टुलेट पूछा है। तो देखना क्या दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको एक साथ कवर किया हूँ इसमें। तो इसके पोस्टुलेट कौन कौन से हैं? VSPER थ्योरी, ठीक है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट पहले बोला जाता है। कैसे? तो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या होगा? बॉन्डेड होगा या तो लोन पेयर होगा, ठीक है। अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम रिपल्स ईच अदर एंड अरेंज द मिनिमम रिपल्सन। मतलब मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है कि उसके बीच में जो एटम होगा ना, वो उसमें मिनिमम रिपल्सन हो और स्टेबल पोजीशन को बना सके। टाइप ऑफ रिपल्सन, अब देखो टाइप ऑफ रिपल्सन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसी के बेस पे शेप चेंज होता है। तो लोन पेयर का जो अट्रैक्शन होगा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये क्या होता है? जो पहली बार पढ़ रहे हो, देख रहे होगे, आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे। तो जैसे कि मान लो, चलो इसको बोलूँगा, चलो ये भी बता देता हूँ। तो ये जो किसका स्ट्रक्चर है? CH4 का। तो CH4 में सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है, लोन पेयर नहीं होता। इसमें कहीं भी लोन पेयर होता है क्या? इसमें नहीं होता। तो जो कार्बन कोवेलेंटली बंधा हुआ है हाइड्रोजन से, तो ये क्या होगा? आपका बॉन्ड पेयर बोला जाएगा इसको। अब बोलोगे लोन पेयर कहाँ पे आता है? तो वाटर में आपके पास 2 लोन पेयर होता है, ये वाला। तो यहाँ लोन पेयर 2 लोन पेयर होगा, इसमें 2 बॉन्ड पेयर होगा, ध्यान में रखना इसको, ठीक है। अमोनिया में 1 लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होगा, ये चीज़ होता है। मतलब यदि कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्म में नॉन बॉन्डिंग में, तो उसको बोला जाता है लोन पेयर। तीसरा होता है लोन पेयर इफेक्ट, ठीक है। लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल एंड अफेक्टिंग द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। यदि जितना ज़्यादा वहाँ पे लोन पेयर होगा, उसके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होने से इसका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, मतलब ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। ये हाइब्रिडाइजेशन से पूरा रिलेटेड 11th का भी मेरे वीडियो में अपलोडेड है। हाइब्रिडाइजेशन का स्पेशली मैं डाला था क्योंकि सब बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसी में होता है। तो मॉडल के थ्रू मैंने उसको समझाया है। आप यू कैन गो एंड फॉलो इफ़ यू वांट, ठीक है। यदि आपको समझना है क्या होता है वेस्पर थ्योरी अच्छे से, तो आप जाके मेरे 11th के वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। इसको 11th केमिस्ट्री करके लिखा होगा, आप उसमें जाके हाइब्रिडाइजेशन के पूरे जिसको आपको चाहिए वो देख सकते हो। एकदम बेसिक से डाला हूँ उसको मैं, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ अवेलेबल है, बस आपको अपडेटेड रहना और कुछ नहीं। चौथा क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री, मतलब ठीक है। तो शेप डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही डिसाइड करता है कि उसका शेप क्या होगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर भी हो सकता है और लोन पेयर भी हो सकता है, ठीक है। 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, 5 है तो पिरामिडल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल है तो 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, ये बोल रहा है, ठीक है। 5वां क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्फ्लुएंस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन्फ्लुएंस करता है इसको, ठीक है। डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन स्लाइटली एडजस्ट द बॉन्ड एंगल्स, ठीक है, बॉन्ड एंगल्स। अब इसका एग्जांपल दिया है H2O का। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2O इसको मैं बता दिया हूँ। देखो आप लोगों ने एकदम शॉर्टकट लिखते हो एग्जाम में, तो बिल्कुल शॉर्टकट मत लिखना, ठीक है। ऐसा समझ के लिखना कि एग्जामिनर को कुछ आता ही नहीं है जो चेक करने वाला है, समझ रहे हो। आप यदि ये सोच के लिखो कि हाँ उसको सब कुछ आता है तो आपको कम नंबर मिलेगा, ये जान के चलना, मान लो एकदम, ठीक है। जितना ज़्यादा लिख सकते हो उतना ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करना है। मतलब जो आता है ना छोड़ो मत, पूरा छाप दो उसमें, ये चीज़ें। देखो अब जैसे वाटर का हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पूछा गया है, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले वाटर का जो ऑक्सीजन होगा सेंट्रल मेटल एटम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना ही है, ठीक है ना। ये सब स्टेप्स है जिसके बेस पे नंबर मिलता है आप लोगों को। तो 1s2 2s2 एंड 4 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब पहला क्या होगा? ग्राउंड स्टेज में आपको क्या पोजीशन है उसका ये भी लिखना है। तो ग्राउंड स्टेज में क्या हो गया? एस के लिए सिंगल ब्लॉक बनता है, एस है भी तो 1 ब्लॉक बनेगा, पी है तो 3 ब्लॉक बनता है इसमें, डी के लिए 5 ब्लॉक बनता है इसमें, ठीक है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर एज इट इज़, जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा ना इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसको एकदम एज इट इज़ भर दो ग्राउंड स्टेज में। तो ग्राउंड स्टेज में 2, इसमें 2 और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 और 4 जो कर दी हम लोग, ठीक है। इतना क्लियर हुआ पूरा? इसका क्या होगा इसका? तो अब हाइब्रिड स्टेज में क्या होगा आप लोगों का? हाइब्रिड स्टेज में क्या होगा? अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे कि VSEPR थ्योरी, ठीक है। ये क्या बोलता है? जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है।
जो वैलेंस सेल मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा आपका हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो लास्ट में जो है, सेल की बात कर रहा हूँ मैं, सेल इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेल कौन सा है, यही है सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये इनर सेल है वो, ठीक है। इनर सेल कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, ध्यान में रखना आप लोग। तो पहचानोगे कैसे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ पे होगा, जो आगे 2 लिखा हुआ है ना, 2s 2p, तो यहाँ पे जो 2 है ये ही होता है n इजिकल टू 2, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, पूरा चीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का ये, अब हाइब्रिड पोजीशन पे जाएगा सीधा। यदि मान लो उसके पास, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से समझना, इसको समझ लिए तो आराम से बना लोगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है आपके, O2 लिख दिया, सॉरी ऑक्सीजन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 8 के हिसाब से 1s2 2s2 और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके पास, ठीक है। इसका 2, इसका क्या बनेगा, 3 बनेगा आपके पास। 1s का नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। अब इसके बाद एक्साइटेड स्टेज होता है, आप लोग बोलेगे सर एक्साइटेड स्टेज में क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड है। तो आपके पास है भी ऑक्सीजन 2 ही है, मतलब हाइड्रोजन क्या है, 2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा ना भाई, तो इसको एक्साइट करने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सीधा किस में जाएगा, आपको हाइब्रिड स्टेज में जाएगा। ध्यान से इसको बात को याद रखना, ठीक है। तो हाइब्रिड स्टेज में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1s हो जाएगा, 2s तो ऑलरेडी है यहाँ पे, जिसको आप लोग लोन पेयर बोलोगे, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है और वहीं पे रह जाता है, ठीक है, लोन पेयर। ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका, लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, बाकी एक 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 से क्या जुड़ने वाला, हाइड्रोजन जुड़ने वाला, मतलब ये भी लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहा है और ये भी, ये 2 यहाँ पे बॉन्ड पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर बनेगा आपका और 2 बॉन्ड पेयर बनेगा, ये वाला, ठीक। तो इसका शेप क्या हो जाएगा देखते हैं, चलो अब होना क्या चाहिए, इसका टेट्राहेड्रल होना चाहिए, क्योंकि वाटर का क्या होता है ना, CH, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है ये, ठीक है ना। कैसे, CH4 का बताया था ना आप लोगों को, CH4 का इसी की जैसा ही होना चाहिए इसका, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसमें क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये 2 लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे टेट्राहेड्रल में। तो क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा और ये इधर वाले को रिपल करेगा, ये इधर वाले को रिपल करेगा। अभी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, अभी समझ गए होगे आप लोग क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सीरीज़ क्यों बताया गया, क्यों पढ़े हो पहले, अभी बताया था ना पोस्टुलेट में, यही चीज़ तो पढ़े हो आप लोग। लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा इसके बीच में, तो जो एक्चुअल में जो 109 होना चाहिए 28 डिग्री टेट्राहेड्रल वाला, वो रिड्यूस होकर किस में चला जाता है, 104 हो जाएगा आपका, 104.5 डिग्री, ये हो जाएगा आपका क्या, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है इसका। तो यही इधर देखा है, इधर मैं हाथ से बनाया हूँ और इधर आप लोग को यहाँ पे इमेज अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हो, बैंड शेप भी बोल सकते हो, वी शेप भी बोल सकते हो और एंगुलर शेप भी बोल सकते हो। तो ये वाटर का हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब इतना जितना यहाँ पे लिखा ना, वो तो आपको बनाना ही है एग्जाम में यदि पूछ रहा है तो। इसको बहुत लोग नहीं बनाते हो आप लोग, तो आपके ऊपर है, अच्छे से बनाओगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं मिलेगा, सीधी बात। मेरा काम है डायरेक्ट करना, तो मैं डायरेक्ट कर दिया आप लोगों को। हाइब्रिडाइजेशन SF4 में भी सेम होगा, सेम मेथड फॉलो करना है, कहीं कोई चेंज नहीं है। लिखिए इसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसका ग्राउंड स्टेज में लिखिए, ठीक है। ग्राउंड स्टेज के बाद फिर हाइब्रिड स्टेज एक और आता है, आप उसको भी बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, जो आउटर मोस्ट सेल होगा वही पार्टिसिपेट करेगा जी, ध्यान में रखना इस बात को। आउटर मोस्ट में क्या हो जाएगा, 3s फ्री, लास्ट वाला यही होगा आपके पास, बाकी नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं से बनाया गया है इसको, P के लिए 3 होगा, D के लिए, ठीक है, कोई नहीं भरे तो कुछ नहीं होगा। अब इसको कितना चाहिए, SF4 है तो मिनिमम 4 चाहिए इसको, ठीक है, 4 अनपेयर्ड होना चाहिए इसके पास, लेकिन इसके केस में 2 ही अनपेयर्ड है। तो एक को क्या काम करेगा, ये वाले को एनर्जी देता है और एनर्जी देने से क्या होगा, ये वाला हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। तो 1 2 3 4, अब 4 हुआ, चारों को जोड़ देगा इससे, ठीक है। तो ये बोल रहा है होना क्या चाहिए था, टेट्राहेड्रल। हो क्या जाता है ये आपका, इसको क्या हो जाता है इसमें, सी सा स्ट्रक्चर होता है इसमें, क्योंकि कितने सारे आपको, ये लोन पेयर बन रहा है आपका। और SF4 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में आता है, देखो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में आता है, ठीक है। तो इसका जो होता है क्या होता है इसमें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है।
इसका जो ओरिजिनल शेप होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। अब उसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसके बीच में रिपल्सन होगा, और इसमें स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ये सीसा स्ट्रक्चर दिखेगा। सीसा किसको बोलते हैं जी? जो बच्चे लोग खेलते हैं ना, झूला झूलते हैं, इधर इधर, इधर एक बैठा रहता है, एक इधर बैठा रहता है। देखो कैसे बनाऊं, इस टाइप का बना सकते हो। यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो आप ही बैठ गए, ठीक है, और बीच में इस टाइप का रहता है ना, ये वाला स्टैंड होता है बीच में, तो इस टाइप का होता है ना स्ट्रक्चर, देखो इसका बना हुआ है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सीसा स्ट्रक्चर। ये वाला, एक जगह आप बैठ जाओ, एक जगह अपने फ्रेंड को बैठा लो, ठीक है, याद रखना इसको। अब उसके बाद अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम करोगे आप लोग, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पहले वाले में ज़्यादा टाइम ले लिया हूँ। ये वाला चीज़ यदि लगता है किसी को कि जल्दी जा रहा हूँ तो आप जाके वो उस वीडियो को देख लेना, नहीं तो फिर मुझे कमेंट करना, मैं फिर से बताऊँगा आप लोगों को। तो ग्राउंड स्टेज में देखना। अब इसको, इसके लिए भी क्या होगा, हाइब्रिड स्टेज आएगा सीधा, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, हाइब्रिड स्टेज आएगा। इसमें कोई भी एक्साइटेशन स्टेज नहीं जाता क्योंकि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता है इसमें, तो 3 हाइड्रोजन आएगा इसके साथ और वापस में आके sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ जाएगा। अब इसका भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसमें रिपल्सन होगा 109, इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए, जिससे घट कर ये 107 हो जाता है, ठीक है। ये क्यों बोलोगे, तो इसका शेप क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है, ध्यान में रखना। इसको ऐसे ही करना जैसे बताते जा रहा हूँ, कहीं कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट। अब आगे चलते हैं। डिफाइन द आयोनाइजेशन एनर्जी, या क्या लिखा है, पोटेंशियल, जो भी हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी या कुछ भी दे सकता है आपको, एंथैल्पी भी दे सकता है, एक ही मतलब है। राइट्स एप्लीकेशन एंड हाउ इट डज, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किया था सेम वैसी टाइप का दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ये जरूर लिखना, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी रिफर्स द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दी अ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और मॉलिक्यूल इन अ गैसियस फॉर्म। यदि आपके पास यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस टाइप का एटम है ना और लास्ट में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए आपको, जितना एनर्जी लगता है, ठीक है, निकाल रहे हो मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज में चेंज होगा ये, ठीक है ना। तो यदि मतलब किसी न्यूट्रल एटम को यदि आपको पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, और यस, ठीक है। एंड दिस डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन इन अ प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये इसके एप्लीकेशन में आ गया, ठीक है, कि किसी भी एटम की कितना कैपेसिटी है या कितना एनर्जी है कि वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके वहाँ से। तो बहुत सारे आप लोग को इसमें एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो यही चीज़ें जो बताया मैं भी आप लोगों को, ठीक है ना। ये कोई सोडियम का ये एटम है मान लो, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होगा, आपको एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो एनर्जी लगेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, वो Na+ आयन में चेंज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को अब जितने मतलब जो भी मिनिमम एनर्जी लग रहा है निकालने के लिए, उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। यह गैसियस स्टेज में होगा, ठीक है, दोनों। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करेंगे इसको, सेम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ही आएगा पूरा ज़्यादातर, ठीक है। पहला एटॉमिक साइज़ हो जाएगा, ओके। तो जितना मान लो आपके पास लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है इसमें, तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझना, बाकी इसको आप तो पढ़ ही लोगे, समझ जाओगे। जैसे आपके पास इस टाइप का एटम है, ठीक है, आउटर मोस्ट यहाँ पे है, ठीक। तो इसका और इसका डिस्टेंस देखो यहाँ पे पास है। यदि मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ तो इसका एटॉमिक साइज़ छोटा हो जाएगा, तो इसका और इसका डिस्टेंस और कम हो जाएगा। और आगे बढ़ाऊँ तो इसका क्या हो जाएगा, इधर हो गया। मान लो सपोज ये ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और ये फ्लोरीन का है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसके एटॉमिक साइज़ में क्या वेरी हो रहा है, ये कम होते जा रहा है कि नहीं, एटॉमिक रेडियस इसका न्यूक्लियस से देखना। तो अब मेरे को ये बताओ, जो पहले वाला है उसके लिए इसका और इसका डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, सॉरी आयोनाइजेशन, इसको निकालने के लिए आपको तो कम एनर्जी लगेगा, ठीक है। दूसरे में आ जाओ, यहाँ पे यहाँ इसका डिस्टेंस और कम हो गया, तो ये और ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है। तो यदि आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि साइज़ छोटा है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको और ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि साइज़ छोटा है। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है, याद रखना, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ईजिली यू कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन,
तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज़ होता है आयनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ता है, क्योंकि आपका एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। ठीक है ना, ये मतलब है इसका। अब यही ओवरऑल लिखा हो इसमें, पहले एटॉमिक साइज हो गया, फिर न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन स्लीडिंग की बात कर रहा है ये, सब एटॉमिक सब सेल एंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की बात कर रहा है। इसको पढ़ लेना नॉर्मली, ठीक है आप लोग। अब मैं आता हूँ सीधा इसके वेरिएशन में, जो अभी बताया मैं आप लोगों को सेम चीज़। तो अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगा। रीज़न क्या है इसका, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, और इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली, बहुत ज़्यादा बंधा होता है आपस में, ये पास। और ऊपर से नीचे जाओगे तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा। रीज़न क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है, जैसे अभी बताया मैं आप लोग को। शिल्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होगा, इंटेंसिफाई होगा, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और आउटर इलेक्ट्रॉन आर लेस, मतलब अच्छे से नहीं बंधा होता है ना वो, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है उसका, ये मतलब है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और उसका एक एप्लीकेशन दिया है, तो एप्लीकेशन भी देख लो। तो पहले केमिकल रिएक्टिविटी, मतलब क्या बोल सकते हो आप, केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल की रिएक्टिविटी होती है आप उसको पता कर सकते हो इससे। तो एलिमेंट विथ लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, जैसे कि एग्जांपल एल्केलाई मेटल आर हाईली रिएक्टिव होता है ये वाला, ठीक है। एंड दे कैन इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द केटाइन। यदि आपको कुछ चीज़ से एकदम जल्दी से रिएक्ट करवाना हो, कुछ करना है, तो आप कौन सा ले सकते हो, एल्केलाइन मेटल ले सकते हो, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। और उसके बाद हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल नोबल गैसेस का होगा, इंडिकेट द लो रिएक्टिविटी, क्योंकि नोबल गैस में क्या होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना जी। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ही नहीं। अब मान लो ज़बरदस्ती निकालोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। मान लो जिसके पास, मान लो फ्लोरीन ही है आपके पास, फ्लोरीन को भी साइज छोटा होता है इसका साइज छोटा है, तो भी इसमें देखो कितना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा। अब कोई ऑक्टेट जिसका कंप्लीट है, ऑलरेडी उसका 2 8 है मान लो, या 18 है, तो ये ऑलरेडी 8 है ना, ये स्टेबल पोजीशन पे है। आप इसको ये क्यों देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसको 7 हो जाएगा, तो 7 होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, फिर से उसको किसी से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता कभी भी, जितने भी नोबल गैसेस होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसका, ओके। तो अब यदि मान लो इसको यदि आपको आयन करना है, तो आपको बहुत एकदम हाई एनर्जी देना होगा, आप लोगों को एक्सट्रीमली हाई एनर्जी देना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, नोबल गैस को आयन में चेंज कर सकते हो, नहीं तो इट्स वेरी टफ, ठीक है। तो ये है इसका, सबसे लो किसका हो जाएगा, अल्कलाई मेटल का, और सबसे ज़्यादा हाई होगा 0 ग्रुप का, 18 ग्रुप का, या फिर क्या बोल सकते हो नोबल गैस, या फिर और क्या बोल सकते हो इनर्ट गैस, या फिर और क्या बोल सकते हो आइडल गैस, ओके, ध्यान में रखना। दूसरा, अब स्किप करके कोई देख रहा होगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि इतना सारा नाम होता है नोबल गैस का, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रख के देख लेना, ताकि आपको कुछ सीखने मिल जाए। प्रिडक्शन ऑफ मेटेलिक या नॉन मेटेलिक बिहेवियर, अब जो कोई चीज़, कोई मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल है, इसको भी प्रिडिक्ट कर सकता है ये। तो मेटल जनरली हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, जो मेटल्स होते हैं उसका लो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, और जो नॉन मेटल होते हैं उसके हाई आयनाइजेशन एनर्जी होता है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी काम आएगा आप लोगों का, यूज टू स्टडी द एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा बाय एनालाइजिंग द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से भी आप जान जाओगे स्पेक्ट्रोस्कोपी से, पढ़े हो स्पेक्ट्रोस्कोपी। और डिज़ाइन ऑफ कैटलिस्ट, अब डिज़ाइन ऑफ कैटलिस्ट को डिज़ाइन करने में भी काम आता है बहुत ही। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हेल्प्स टू टेलरिंग द कैटलिस्ट फॉर स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, कितना ज़्यादा पावरफुल कैटलिस्ट बनाना आपको, ये इसी से पता चलेगा, ठीक है ना, कि रिएक्शन जो चल रहा है वो आपको किस टाइप का चाहिए, पावरफुल कैटलिस्ट चाहिए या लो कैटलिस्ट चाहिए, तो उस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो इसको, ये चीज़ है। और चौथा है क्या है आपका, नोट दिया हुआ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो अच्छे से बता दिया हूँ, फिर भी बता देता हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को बोलते हैं एक्चुअली में। तो क्या है देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्ट से इसको रिप्रेजेंट करते हो, क्या सिग्मा से भी किया करते हैं कई जगह, ठीक है। इज द नेट पॉजिटिव चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विथ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस। With this explanation, we can understand how inner shell electrons protect outer electron by weakening the nuclear attraction force. It can be approximated using Slater rule और by formula, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हमेशा स्लेटर रूल के बारे में बताना आप,
तो स्लैटर रूल क्या बोलता है, कभी भी उसका रूल देखेंगे, रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको ये बता दूंगा। तो उसके स्लैटर रूल में एक फार्मूला होता है, जेड इफेक्ट इजिकल टू जेड माइनस एस। जेड इफेक्ट क्या हुआ बता दिया आप लोगों को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। जेड क्या होगा आप लोगों का, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होगा। एस क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, कितना प्रोटेक्ट करके रखता है उसको। चलो आगे देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या होगा, कैलकुलेशन भी बताऊंगा मैं, आगे दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में भी पूछा गया। लेफ्ट टू राइट यदि जाते हो आप तो जेड इफेक्ट जो होगा इंक्रीज होता है, बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक साइज होता है छोटा होता चला जाता है, ठीक। वाइल द शील्डिंग रिमेंस रिलेटिवली कांस्टेंट, तो लेकिन उसके जो शील्डिंग इफेक्ट होता है उसमें ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। रिजल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाउन द पीरियड जाओगे आप लोग तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा, ठीक है ना, इसको डिक्रीज लिख लेना है भैया, ये गलत लिखा गया, ठीक है, यहाँ इंक्रीज है तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, डिक्रीज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, फिर यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना इसका कम होता चला जाएगा, ध्यान में रखना इसको, ठीक है। बट द इफेक्ट ऑफ ऑफसेट द सिग्निफिकेंस लीडिंग फ्रॉम द एडिशनल इनर सेल, रिजल्ट वीक अट्रैक्शन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू द टॉप ऑफ द ग्रुप। हाँ, ये भी बोल सकते हो आप लोग कि ऊपर वाला जो ग्रुप है ना उसका ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा ना यहाँ पे फिर डिक्रीज होता चला जाएगा आपका ये। तो आप किस वे में इसको बता रहे हो ये ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। ट्रेंड हो गया आपका ये पूरा, और उसके बाद आता है इसका फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट ही होता है, याद रखना आप लोग। तो शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को इसी वे में। जैसे आपके पास ये न्यूक्लियस है मान लो, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मान लो एक इनर सेल है आपके पास, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा आपका बीच का, और ये होता है न्यूक्लियस, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है कि नहीं, ये वाला चीज़। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है मान लो, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा कि नहीं, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये एक दूसरे का रिपल्सन करेंगे, लो रिपल करते हैं आपस में। तो मान लो इनर ऑर्बिट में यदि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब क्या होगा, ये आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको बचाता है न्यूक्लियर पावर से, नहीं समझे। जो इनर ऑर्बिट में जो आपके पास जितना भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, मतलब ये इसके जो अट्रैक्शन पावर होगा न्यूक्लियर और इसका इस अट्रैक्शन पावर्स को कम करता है वो, और कुछ नहीं, ठीक है, ये मतलब होगा। तो और ये आउट इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा ये आउटर मोस्ट वाले को भी रिपल करेगा, तो जितना ज़्यादा रिपल करेगा उतना अच्छा इसका प्रोटेक्शन होगा, वही होता है शील्डिंग पावर, सुरक्षित कितना उसको सुरक्षित रख सकते हो, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, आपका शील्डिंग इफेक्ट दिया हुआ। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली ब्लॉक्ड, इनर इलेक्ट्रॉन पार्शियली ब्लॉक द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो अभी बताया मैं आप लोग को। एंड द मोर शील्डिंग लीड टू अ लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है, उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आउटर मोस्ट को अच्छे से, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ये मतलब है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड जिसको बोलते हो आप लोग, तो हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेज द न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स होगा उसमें, ठीक है, वो न्यूक्लियर पावर मतलब न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाता है और कुछ नहीं। लीडिंग टू द स्ट्रॉन्ग पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ये तो होना ही है, इफेक्ट करेगा ही। और आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर पुल ड्यू टू द बीइंग फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, जेड इफेक्ट। एंड इलेक्ट्रॉन पेनेट्रेशन, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एस ऑर्बिट मान लो, एक्सपीरियंस हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंपेयर टू द पी डी एंड एफ, क्योंकि एस सबसे सामने होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी को पड़ता है जी, ठीक। तो ये रहा आपका न्यूक्लियर चार्ज, क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नोट्स। और दूसरा आता है इसमें पॉलराइजेबिलिटी, इसको भी 2023 और 2024 में पूछा गया है। चलो इसको देखते हैं।
ठीक, पॉलराइजेबिलिटी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बताता हूँ चलो थोड़ा सा। एन एटम इज ए न्यूक्लियस विथ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ घूम रहा है, विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। यदि आप कोई भी चीज़ हो, पर्टिकुलर एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, यदि आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, नॉर्मली क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करने से प्लस होगा, और लास्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता रहेगा, यही होता है नॉर्मली। लेकिन जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये दो पोल बना देता है कभी भी, मतलब अलग अलग सेपरेट हो जाता है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें नॉर्मली है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी, पोलर हो रहा है, पोलराइज्ड हो रहा है आपस में, ठीक है, ये मतलब होता है उसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्लस्टर अराउंड वन पार्ट ऑफ एटम, एक साथ चला जाता है, क्रिएटिंग द इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब एक पोल इधर बन रहा है ना, एक्चुअली इमेजिनरी है ये, पॉजिटिव इधर बन रहा है, नेगेटिव इधर बन रहा है, तो अलग अलग पोल बन रहा है आपका, जिसको बोलते हैं डाइपोल। अब पोलराइजेबिलिटी रिफर्स टू अ सब्सटेंस टेंडेंसी टू फॉर्म अ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस का या उसकी क्या बोलते हैं, टेंडेंसी क्या होगा उसका, टू फॉर्म अ डाइपोल मोमेंट, जो भी डाइपोल मोमेंट बना, जो डाइपोल मोमेंट मतलब दो पोल, ठीक है, दो पोल बनाता है। व्हेन वी अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस, ओके, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे किसी भी सब्सटेंस में, और यदि वो दो डाइपोल बनाता हो, तो इसको क्या बोला जाएगा, पोलराइजेबिलिटी बोला जाता है इसको, ठीक है, ध्यान में रखना। द पोलराइजेबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हो उसको, P इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी, कहीं कहीं म्यू से भी दिया होगा, याद रखना, इंड्यूस जो है ना, तो P से मत करना, इसको इंड्यूस ही दिया गया है, ठीक है, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, तो म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई भी कर सकते हो आप, ठीक है, ये वाला। तो इस P को काट के इसके जगह म्यू लिख देना आप, ध्यान में रखना, ठीक है। द यूनिट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, इसका यूनिट है कूलाम मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर और पर वॉल्यूम, ठीक है, ध्यान में रखना। इट इज स्केलर क्वांटिटी, मीनिंग दैट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ओनली प्रोड्यूस पोलराइजेबिलिटी कंपोनेंट वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा ये, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जो भी यहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा। ये इसका डायग्राम है, ये ऑलरेडी मैंने बनवाया भी आप लोगों को, वहीं से लिया हूँ मैं। और कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करेंगे वो भी लिखा हुआ है इसमें, साथ ही साथ पढ़ते जाओ तो रिवीजन भी हो रहा है आप लोगों का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या समझ रहे, देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल हाउ टाइटली दे आर बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। एन एटम विद फीवर इलेक्ट्रॉन्स हैव स्मॉलर डेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद द स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन पावर होगा, कम होगा तो कम होगा। तो मोर ओवर द आउटर इलेक्ट्रॉन विल हैव लेस लीडिंग इफेक्ट टू फ्रॉम द न्यूक्लियस एडिंग टू द अट्रैक्शन फोर्स। दिस स्मॉलर एटम आर जनरली चैलेंजिंग टू पोलराइज। एग्जाम्पल, अब जैसे आपको मैग्नीज का करना हो, मैग्नीज का, ठीक है, तो ये हो जाएगा पोलराइज्ड, लेकिन यार यदि आपको मैग्नीशियम 2+ का पोलराइज करना हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। देखो, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो आप उसको पोलराइज कर पाओगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप इजीली पोलराइज कर पाओगे, ए पॉजिटिव एक साइड चला जाएगा, नेगेटिव एक साइड चला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यदि किसी का साइज़ ही छोटा हो गया, ठीक है, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही कम है, तो आप उसको क्या करोगे, नहीं कर सकते हो। तो मैग्नीज के में कितना हो जाएगा आपका, 282 होता है ये वाला, तो इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन में आपका 2 आ जाएगा। यदि आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इसमें चलो सेपरेट हो जाएगा कुछ हद तक, लेकिन मान लो 2- इसको 2+ कर दूँ मैं, तो ये तो इतना ही होगा ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कहाँ से होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको, ये चीज़ है। तो Al3 और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इसका साइज और ज़्यादा छोटा हो गया, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये। ऑन द अदर हैंड, द लार्जर एटम ऑफ एनायन मोर इलेक्ट्रॉन हैव लार्ज रेडियस एंड डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड द वीकन न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। दिस एटम आर आयंस कैन बी इजिली पोलराइज, जैसे कि आयोडीन है। अब आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है जी, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट माइनस मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो अट्रैक्शन पावर है ये भी बहुत कम है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर और नेगेटिव अलग से हो जाएगा, क्योंकि ये इसको कम होल्ड करके रखा हुआ है।
समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ज़रूर लाइक करके देखना। यदि लाइक कर रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है। जो देख कर भी लाइक नहीं करता उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, और क्या, सीधी बात, ठीक है। तो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, करिएगा, ठीक है। तो इस थोड़ा सा इससे क्या है ना, चलो मुझे भी अच्छा लगता है, चलो मेरे वीडियो को देख रहे हैं लोग, तो जो बोल रहे हो रिप्लाई कर रहे हो उसका फिर से रिप्लाई करूँगा मैं, और बना सकता हूँ अच्छा, ठीक है। ये मतलब होता है। अब ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। द सिंस द लार्ज एटम आर इजिली पोलराइज, अब लार्ज एटम इजिली पोलराइज हो जाएगा, इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी कैसे होगा जी? देखो इस एक लाइन से क्लिक हो गया ना कि यदि टॉप टू बॉटम जाओगे तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगा, टॉप और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज होगा जी, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या बोलूँ, यही चीज़ लिखा होगा इसमें, ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है, मॉलिकुलर ओरिएंटेशन। तो द फॉर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स लाइक 2,4-हेक्साडाइइन 2,4-हेक्साडाइइन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 4 ये 4 हो गया आपके पास। ये है आपका 2 4 हेक्साडाइन का स्ट्रक्चर। तो जितना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन होगा ना, ध्यान में रखना, ठीक है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने वाला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, इसका इजीली पोलराइज्ड होगा, ये चीज़ बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। नंबर ऑफ, अभी बताया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ये तो पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, इसका पोलराइजेशन आसानी से होगा। तो मॉलिकुलर ओरिएंटेशन इज सिग्निफिकेंट, दिस मॉलिक्यूल द पोलराइजेबिलिटी इज ग्रेटर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द मॉलिकुलर रेदर देन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब तीसरा आता है आपका पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, 2023 में पूछा गया, इसको कम पूछा है, एक बार आया है ये। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, क्या मतलब क्या क्या चीज़ें लिखना है आपको इसमें। पेनिट्रेशन डिनोटेड द कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ इन एन ऑर्बिट टू अप्रोच द न्यूक्लियस मोर क्लोजली, वो कितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास हो सकता है, यही इसका पेनिट्रेशन पावर होता है। पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल एक टर्म है साइंटिफिक, पेनिट्रेशन, ठीक है, क्योंकि एस आपके पास होता है, पी उसके बाद होता है, डी इसके पास होता है, तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसके पास होगा, आपके पास एस के पास होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पास वही होता है न्यूक्लियस के। रिजल्टिंग एंड इन्हेंसिंग द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, द ऑर्बिटल्स exhibiting the increased penetration demonstrated and elevated electron density in nearby the nucleus। तो ऑर्डर लिख लो, इसका ऑर्डर क्या बता दूँ, बता ही दिया हूँ मैं आप लोग को ऑर्डर, SPDF सब जानते हो, ठीक है। तो ये फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल एज फॉलो, SPDF एस क्या क्या हो जाएगा, द स्फेरिकल शेप एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर द न्यूक्लियस रिजल्ट इन ऑप्टिमम पेनिट्रेशन कैपेसिटीज। PDF में क्या होता है, द एग्जिबिट द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द पेनिट्रेशन ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड बीइंग लोकेटेड फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा दूर होता है न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से इसका पेनिट्रेशन पावर कम होगा, ठीक है। तो इसको समझा दिया हूँ, देखो यहाँ पे ज़्यादा इसमें रटने फटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक प्रकार का ही बना दिया मैं इस टाइप का, देखो KLMN जो होता है न्यूक्लियर पावर दूर होता चला जाएगा तो पेनिट्रेशन पावर दूर होगा इसका। तो ये S के लिए हो गया, ये P के लिए हो गया, ये D के लिए, मतलब SPD दोनों के लिए, और ये SPDF के लिए होता है ये, ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप का है इसमें। और इसके इन्फ्लुएंस ऑफ पेनिट्रेशन तो ऑर्बिटल से डिपेंड करता है भाई इसमें, ठीक है। तो स्फेरिकल क्या, एस ऑर्बिटल एक्सिबिट द सुपीरियर एक्सेसिबिलिटी टू द न्यूक्लियस व्हेन द कंपेयर टू विथ द लोब शेप, ये लोब शेप होता है ना इसका, पी का ऐसा हो गया, डी का इस टाइप का हो गया आपका, ठीक है, आपका एकदम कॉम्प्लेक्स ही होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी 1s पेनिट्रेट मोर इफेक्टिवली देन दोस इन हायर एनर्जी लेवल लाइक 3s, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। तो इतना कंटेंट आपको तो लिखना है यदि पेनिट्रेशन में आया तो। अब क्या बोल रहा है, हार्ड डिसीडेंस, और इसको तो 100% करके जाना, ये वाला हर साल पूछा गया, इस साल भी आएगा, ठीक है। 95% गारंटी दे सकता हूँ, और 5% आप लोग की किस्मत पे है, ठीक है। हर साल पूछा गया, इस बार भी आने वाला है, ठीक है, आएगा ज़रूर। 23 में भर देखो नहीं पूछा है, 23 में नहीं आया है, तो वही मैं बोला 5% उसमें तो पूछा ही जाता है हमेशा, नहीं तो इसको। तो हार्ड एंड सॉफ्ट इस चीज़ में क्या करने वाले हो,
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका। तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी आल्सो नोन एज द HSAB प्रिंसिपल एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द राल्फ पियर्सन इन 1963 and the hard acid and soft acid based theory is classified chemical species into acid or bases according to their size, charge and polarizability। पढ़ चुके हो इसलिए मैं इसको पहले बताया हूँ। and characteristics, and this theory is used to explain the mechanism of chemical reaction, stability of compound and the pathway of during the reaction। तो यदि आप इसके बारे में जान लेते हो तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे इसके, लाइक मैकेनिज्म केमिकल रिएक्शन को समझने में मदद मिलता है, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है वो समझने में मदद मिलेगा, और किसी चीज़ का जो रिएक्शन होता है कभी भी उसका रिएक्शन पाथवे क्या होता है, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली दैट। ठीक है, तो सॉफ्ट एंड हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। तो हार्ड एसिड क्या होगा, थोड़ा सा कैरेक्टर लिख दिया इसका, स्मॉल होता है ये, हाई चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज एंड लो पोलराइजेबिलिटी होगा। अभी बताया मैं आप लोगों को, छोटा होगा यदि साइज तो उसका क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज होता है, वही चीज़ बता रहा है इसमें। सॉफ्ट होगा इसका मतलब क्या, सॉफ्ट एसिड की बात कर रहा है या बेस जो भी हो, लार्ज होगा, लो चार्ज होगा इसमें और हाई पोलराइजेबिलिटी होगा। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी मतलब साइज़ बड़ा होगा इसका। और HSAB का थ्योरी क्या होगा, जो जो ज़रूरी है उसको मैं लिख दिया हूँ क्योंकि है थोड़ा लंबा ये। तो थ्योरी क्या हो जाएगा इसका, हार्ड एसिड कैन एंड बेस रिफर्स टू रिएक्ट विथ अदर हार्ड एसिड एंड बेस। इसका मतलब हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा, ये नहीं कि स्मॉल वीक बेस के साथ भी रिएक्ट करवा दिए उसको। ठीक है, इसी चीज़ को बोल रहा है, स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के काम आता है। हार्ड एसिड फ्रॉम स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स विथ हार्ड बेसिस के साथ ही होगा, हार्ड एसिड रिएक्ट मोर क्विकली विद द हार्ड बेसिस, सॉफ्ट एसिड फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स विद सॉफ्ट बेसिस। सभी चीज़ें का एक ही मतलब है, सॉफ्ट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हार्ड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये हार्ड एसिड का एग्जांपल है जहाँ तक भी आ रहा है, और ये हार्ड बेस का एग्जांपल है। सॉफ्ट एसिड का इधर वाला एग्जांपल हो गया और बेस का ये वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव है ज़्यादातर वो आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड होते हैं, या सॉफ्ट या हार्ड एसिड ही होगा आपका। ठीक है, और जो भी नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल ज़्यादातर आ रहा है इसमें, न्यूट्रल इसमें भी है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ज़्यादातर हार्ड बेसिस होगा। तो 2-3 तो याद रख लेना आप लोग, जो भी आपको कंफर्टेबल हो इसमें। अब HSAB का प्रिंसिपल और एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका। थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश किया इसको क्योंकि थोड़ा बहुत लंबा था। तो एप्लीकेशन क्या है इसका, मेटलर्जी में एनालाइजिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड इन मेटल कॉम्प्लेक्स। एंड जियोलॉजी में क्या होता है इसका, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स सच एज रूटाइल, डोलोमाइट एंड क्रोमाइट। तो इन सब का स्टडी मतलब इसको आइडेंटिफाई करने के काम आता है, एनालाइज करने के। ऑर्गेनिक रिएक्शन में एग्जामिन द मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होता है उसको समझने में थोड़ा हेल्प करता है ये। और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एग्जामिनिंग द इंटेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द कंपाउंड सच एज वाटर, अमोनिया एंड HF। ठीक है, तो ये रहा HSAB। और दूसरा इसमें आता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को देख लेते क्या होता है, बेसिक आप लोग जानते हो इसके बारे में। द ऑक्सीडेशन नंबर, या इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, ऑफ एन एटम इन कंपाउंड is the charge that the atom would carry if all bond were ionic and electron were completely transferred। ठीक, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, तो कुछ का लिख दिया यहाँ पे, बाकी इसका एप्लीकेशन है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एटम्स के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है ये। फॉर मोनो एटॉमिक आयन्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आपका सोडियम प्लस के लिए सोडियम, आप बोल सकते हो जो फर्स्ट ए होता है ना आपका पीरियोडिक टेबल में, वो सबका +1 होता है। और जो फर्स्ट सेकंड ए होता है ना, ये अल्कलाइन मेटल हो गया, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका +2 होता है इसका। ठीक है, सबका +2 होगा, जितने भी हेलोजेंस होंगे, यही इसको लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ ना, वही चीज़ बता रहा हूँ। ऑक्सीजन इज यूजली -2 एक्सेप्ट पर ऑक्साइड व्हेन द बॉन्डेड विथ फ्लोरीन +2। अच्छा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा तो +1 होगा, पर ऑक्साइड का -1 होगा, और यदि वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा तो +2 हो जाता है इसका। ठीक है, जितने भी हेलोजेंस होते हैं नॉर्मली इसका -1 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, उसी में आता है। ठीक है, किससे जुड़ा है इसके हिसाब से भी इसका कुछ चेंज हो जाता है। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इन न्यूट्रल इज 0 एंड पॉली एटॉमिक आयन जो होंगे इक्वल टू द आयन चार्ज, जितना भी चार्ज होगा उसका वही गिना जाएगा इसमें।
एप्लीकेशन क्या होगा, यूज टू ट्रैक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पता होगा, आप लोग पढ़े हो तो समझ गए होगे अभी कि कहाँ पे यूज़ होता है इसका। हेल्पिंग इन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, यस। डिटरमाइन द नेचर ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ये भी आइडेंटिफाई करने में काम आता है। गॉट इट। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जितना भी जो लिगेंड होगा, द नंबर ऑफ लिगेंड, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, तो वही क्या होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंडिकेट्स दैट द टोटल काउंट ऑफ लिगेंड एटम दैट आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसी को क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। इट्स नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर लिख सकते हो आगे। अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर इज क्रूशियल फॉर प्रिडिक्टिंग द ज्योमेट्री, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये कुछ के एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो उसका ज्योमेट्री लीनियर होगा, उसका एग्जाम्पल ये होगा। ठीक है, डाई अमीनो सिल्वर 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनार होता है, एग्जाम्पल HgI3 हो जाएगा, आयोडीन मर्क्यूरेट। ठीक है, ट्राई आयोडाइड मर्क्यूरेट हो जाएगा, अर्जेंटेड मर्क्यूरेट होगा। ठीक है, 4 के लिए टेट्राहाइड्रल निकल कार्बन एल्कोहल एग्जाम्पल। एक और होता है 4, यदि स्क्वायर प्लेनर है तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। 5 हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। कॉपर एंड जो आयरन होते हैं उसके कॉम्प्लेक्स। 5वां स्क्वायर पिरामिडल का अलग है, एसीटेट बोलते हैं इसको, AC8 जो लिखा हुआ है एसीटेट। वैनेडियम ऑक्साइड हो गया ये। 6 का ऑक्टाहाइड्रल हो गया, तो हेक्सासाइनोफेरेट और हेक्सा अमीनो क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट। ठीक है, तो ये है, और इसका फैक्टर देख लो क्या होता है। तो बहुत सारे इसके फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इसके। पहला साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, तो लार्जर मेटल आयन कैन अकोमोडेट मोर लिगेंड एंड अराउंड देम एंड लीडिंग टू द हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना ज़्यादा मतलब सेंट्रल मेटल एटम का साइज जितना ज़्यादा होगा वो उतने ही लिगेंड को होल्ड कर सकता है, जिससे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा। यदि चार्ज ऑफ द मेटल हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल आयन टिपिकली इंक्रीज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द लिगेंड। यदि जितना इलेक्ट्रॉन्स कम होगा, मान लो मैग्नीज में ना जो होता है +7 तक जाता है, इसका मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन को तो दे सकता है ना जी, तो 7 से अटैक होने के चांसेस होते हैं, ये मतलब है बोलना चाह रहा है। ठीक है, कैसे भी अटैक हो, तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, यहाँ पे हो सकता है ना ज़्यादा, 7 तक जा सकता है इसका। साइज एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। बल्कि लिगेंड में लीड द पावर टू लोअर कोऑर्डिनेशन, बल्कि यदि लिगेंड होगा तो उसको दिक्कत होगा अप्रोच करने में, ड्यू टू द नंबर ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, सिमिलरली द स्ट्रॉन्गर लिगेंड दैट फॉर्म द मोर स्टेबल बॉन्ड्स कैन सपोर्ट द हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल, ये भी डिपेंड करता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन द मेटल्स आयन कैन बॉन्ड विद द लिगेंड्स एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, अब उसके बाद 6वां क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जाता हूँ, हाँ पीछे हो गए। अच्छा 6वां क्वेश्चन, चलो ये ऑलरेडी किसके बेस पे है, आपका HSAB के बेस पे है। तो ये देखो हर साल पूछा गया है ये भी एग्जाम में, तो इस साल पढ़ के चल जाना रे बाबू। ठीक है, फॉलो द क्वेश्चन नंबर 5A को फॉलो कर लेना आप लोग। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूँ। एटॉमिक साइज एंड जो भी हैं देख लेते हैं। तो क्या होगा, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस नहीं बोल रहा है, ध्यान में रखना आप लोग, एटॉमिक रेडियाई, हाँ ठीक है, इसी के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई रिप्रेजेंट द मेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन द एटम एंड आयंस विथिन अ केमिकल कंपाउंड। दिस टर्म्स आर यूटिलाइज्ड टू क्वांटिफाई द डायमेंशन ऑफ एन एटम। एटम का जो साइज है उसको डिफाइन करने में काम आता है ये। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, सभी जानते हो, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, the radius of a neutral atom and the similar to the radius of a circle where the nucleus is the center and the outermost electron is the edge मतलब एकदम कोने में है। ठीक है, कॉर्नर में। आयोनिक रेडियस में भी सेम होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ आयन टू इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द रेडियस ऑफ द एटम हैज़ बिकम आयन बाय द गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। एंड द रेडियस ऑफ ion can be greater or smaller than radius of atom came from। अब उसका ट्रेंड भी दिया हुआ है एटॉमिक रेडियस का, तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है, देख लो थोड़ा।
ठीक है। सोडियम का साइज़ बड़ा है यहाँ पे एटॉमिक साइज़, लेकिन सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो साइज़ में एक सेल कम हो जाता है उसमें, तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा जी। मैग्नीशियम का बड़ा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो और छोटा हो जाएगा। ठीक है। फ्लोरीन का बड़ा होता है, यहाँ पे अब नेगेटिव वाला इफेक्ट कर रहा है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, एक डाल दो उसका साइज़ और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक सेल और बढ़ जाता है लास्ट में, एक इलेक्ट्रॉन को लगाने के लिए चाहिए ना भाई हमको सेल। क्लोरीन का साइज़ छोटा होता है और छोटा होता है, एक और डाल दो बड़ा हो जाएगा इसका क्लोरीन का साइज़। ये मतलब डिफरेंस बता रहा हूँ भाई मैं। ठीक है। अब ट्रेंड क्या होगा एटॉमिक साइज़ का, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ गए होगे आप लोग। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा जी, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज़ होता है तो डिक्रीज़ होगा। आयन के लिए भी सेम चीज़ होगा। ठीक है। बी देख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दो चीज़ मैं बताया था आप लोग को। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, जैसे आपके पास कोई न्यूट्रल एटम है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यदि मान लो आउटर मोस्ट में आप ऐड कर रहे हो ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए आपको एनर्जी ना यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हाउ मच एनर्जी यू आर गिविंग टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑफ द सेल। ठीक है। तो ये जो मिनिमम एनर्जी होगा, तो उसी को क्या बोलोगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा। ठीक है। इसके बाद जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डालोगे उसके लिए कोई एनर्जी आपको नहीं देना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी जितना एनर्जी था वो लूज़ हो जाता है वहाँ से, पहले ही लूज़ हो गया, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये मतलब होता है उसका। ठीक है। नॉर्मली इसमें ऐसा समझा दिया हालांकि, लेकिन ये डिफरेंस होता है, बता दिया हूँ। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिफर्स टू द एनर्जी चेंज that occur when the gaseous atom acquire an electron, resulting in the formation of negative charge. This process can either be release or absorb the energy, भी बोला ना मैं। ठीक है। रिलीज कब करेगा, पहले वाले पोजीशन पे, एब्जॉर्ब कब करेगा, सेकंड वाले नंबर, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन डालोगे उस पर तब करेगा। ठीक है। इट्स इंडिकेट द एटम टेंडेंसी टू रिक्वायर एन इलेक्ट्रॉन, ये इसका डायग्राम है। अब देखो रिलेट कर ही सकते हो, पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। ठीक है। अक्रॉस द पीरियड, टॉप इधर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज घटेगा, इसका डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है। अब इसका पावरफुल है ना ज़्यादा, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो आप लोग क्या करोगे, इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड भी करना चाहोगे ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा या एब्जॉर्ब होगा, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देना पड़ेगा, सॉरी हाँ ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा इतना। ठीक है। ये मतलब है। चलो आगे चलो इसके फैक्टर्स में। एटॉमिक साइज होता है, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसमें। न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी काम आता है, पढ़ लेना इसको। एप्लीकेशंस क्या हो गए इसके, तो एप्लीकेशन में क्या होगा, प्रिडिक्टिंग द केमिकल रिएक्टिविटी, एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लाइक ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर हाईली रिएक्टिव होगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आता है ये, like high electron affinity is the key factors of ions and formation of ionic compounds. Trend in periodic property अभी बता दिया, explain the electronegativity and bonding behavior। अब 8वां होता है explain the first, ये इसको ध्यान से देखना अच्छे से, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। explain first, second and third ionization energy, इसको पहले explain करना है, कई लोग समझते ही नहीं इसका मतलब क्या है। ठीक है ना। and why is the ionization energy of sodium plus is more than neon although the both are the same, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम होता है। सोडियम प्लस 1s2 2s2 2p6 कितना होता है, 11 होगा ना, इसमें 10 हो जाएगा अभी इसका सोडियम प्लस, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है। और इसमें 3s में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो गया ना, हो गया 10, क्योंकि s बोल रहा है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब नियॉन का क्या होगा, इसका भी 10 ही होगा, 1s2 2s2 और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो Na+ का जो होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नियॉन, यही पूछ रहा है आपको पहले, तो ये पहले होता क्या है ये बता देता हूँ। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है जी, ऊपर जस्ट बताया मैं आप लोगों को। ठीक है। द आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउटर मोस्ट शेल से जो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए वही होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो मान लो जी
आप पहला फर्स्ट एनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, जब आप पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो। तो जस्ट फॉर एग्जांपल यदि आप सोडियम से आप गैसेस स्टेट में होगा ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ये वाला, तो जितना एनर्जी लगा ठीक है, ठीक है। जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, ठीक है, पहले था ये सोडियम, जैसे आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब साइज और छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा हो गया इसका। तो जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने जाओगे ना तो आपको और ज़्यादा एनर्जी देना होगा, समझ रहे हो, आपको ज़्यादा एनर्जी देना होगा क्योंकि साइज छोटा हो गया। जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो तो ज़्यादा एनर्जी लगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे जिसको बोलते हैं थर्ड एनाइजेशन एनर्जी, तो इसका साइज तो और छोटा हो गया, तो और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आपको। इसलिए सोडियम के पास आपने जैसे एक निकाला ना इसका जो साइज़ हो गया ना नियॉन से भी छोटा हो गया, ध्यान में रखना, ये छोटा हो गया ना तो इसका एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नियॉन, ठीक है। ये इसका आंसर है और ऐसे ही समझाना है आपको, रीज़न लिखा है देख लो यहाँ पे। तो सोडियम आयन हैज़ हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नियॉन थ्रू दे बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम इज मोर। जैसे अभी बताया मैं, न्यूक्लियर चार्ज मतलब वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। So the nuclear attraction on the valence electrons is more in Na plus than neon. Thus the sodium plus Na plus has higher value of ionization enthalpy than neon. समझ गए हो गया अब अच्छे से। अब 9th क्वेश्चन देख लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे है स्लेटर रूल। तो स्लेटर रूल का फार्मूला अच्छे से याद रखना, ठीक है, जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस एस, ये वाला, ओके। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे पहले निकालोगे, दिमाग में क्या आना चाहिए आप लोगों का, स्लेटर रूल आना चाहिए। स्लेटर रूल के कुछ रूल है वो याद होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो नहीं बना पाओगे। जैसे कि आउटर मोस्ट एन इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है 0.35 इफेक्ट होता है, याद रखना पड़ेगा इसको आपको, ठीक है। n-1 जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पर कितना होगा 0.85, और बाकी जितने भी आते हैं ना n-2, 3, 4, 5, 6 इसके लिए 1 होता है, 100% इफेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करोगे, यदि कुछ आपको दे रहा है सबसे पहले देखना किस चीज़ का निकालना है। जैसे पोटेशियम का निकालना है तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, 1s2, 2s2, 2p6, 2p, 3s2 और 3p6 एंड 4s1, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको ब्लॉक बना लेना इस टाइप का, मतलब अलग अलग कर लेना। जो एक सेल में हो उसको एक साइड रख देना, एक सेल में है, ये भी एक सेल में, ये भी एक सेल में। तो आउटर मोस्ट वाला n होगा, इसके बाद वाला n-1, n-2 और n-3 होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लिखना। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, स्लीडिंग इफेक्ट। तो स्लीडिंग इफेक्ट को हमको निकालना होगा सबसे पहले। तो कैसे निकालोगे, एक काम ये भी करना आप, जैसे कि ये पूरा सेल है और आउटर मोस्ट बना रहा हूँ सीधा आपका ये वाला, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस पर ही तो लगेगा ना स्लीडिंग इफेक्ट, इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मतलब इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके द्वारा यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो इसको एक माइनस करना पड़ेगा आपको जब भी आप निकालोगे, क्योंकि आप इसका थोड़ा ना निकालो, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो फिर उसका क्यों निकालोगे, खुद पे थोड़ा ना इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो जब भी आप लोग निकालोगे ना तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना, ध्यान में रखना। इस क्यों कर रहे हो, क्योंकि खुद पे नहीं होता इसका कोई इफेक्ट, ठीक है। तो इसको याद रखना, और अलग अलग रूल है बताता हूँ थोड़ा देर में। और अब इसको कैलकुलेशन करना चालू करो। तो ये है एस स्लीडिंग इफेक्ट, तो यहाँ पे ये तो हट गया, एन वाला 0 हो गया जी, 4s1। तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको लिखा भी नहीं हूँ। ये 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक, लिख सकते हो आप लोग। अब 8.5 आ रहा है, इंटू कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 6.8 आ जाएगा। अब इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो सब के लिए 1 करना उसको, इंटू जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको मल्टीप्लाई कर देना। लाइक 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो ये वाला, तो कितना आ गया, तो टोटल 16.8 आ गया। आप 16.8 को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 19 माइनस 16.8 आ जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा फॉर 4s1 इलेक्ट्रॉन। समझ गए, फिर से रिवाइज करके देख लेना पॉज करके, ठीक है। और इसके बारे में भी मैं बताया हूँ वीडियो में, तो उसको जाके पहले देख सकते हो यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो। अब आपका 3s के लिए ना थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान में रखना इसको। अब इसी का किसका निकालना है, 3p ऑर्बिटल का निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन इन सेम सबसेल, सबसेल मतलब वही ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, डू नॉट सेल ईच अदर इफेक्टिवली, सो देयर शील्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इज निग्लेजिबल। मतलब जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है इसी सेम ऑर्बिट में यदि कोई इलेक्ट्रॉन है ना, तो मान लो इस पे पड़ रहा है, तो अब स्पेस पे पड़ रहा है ना,
तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके द्वारा इस पर कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं पड़ता, इसमें के बीच में रिपल्सन होता है कभी भी, तो इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे इसका शील्डिंग इफेक्ट 0 होता है, ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन इन द 3s ऑर्बिट, अब 3s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, सब ऑर्बिट द कॉन्ट्रीब्यूट द पार्शियल शील्डिंग, इसमें ना थोड़ा कम होता है, पड़ता है लेकिन कम होता है इसमें, क्योंकि सेम सेल में है ये और अंदर की ओर है ना ये, तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना जी कभी भी। पाउलिस रूल में जो देखते हो ना 3s पहले आता है। तो इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी 1s1 जो भी होगा सील्ड टू द 3p ऑर्बिटल इज मोर इफेक्टिवली। अब इसके हिसाब से फिर इसका लिखना, ठीक है, 4s1 मत लिखना क्योंकि इसका नहीं पूछा हुआ है। तो आउटर मोस्ट में क्या हो जाएगा जी, ये वाला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब आउटर मोस्ट की बात करें, इसका मतलब क्या होगा, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी बताया मैं क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि नेग्लेजिबल होता है इसका, क्योंकि सेम सब सेल में है। अब क्या करोगे 3.3, अब ये लास्ट में हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2 इलेक्ट्रॉन है ना 3s में इसीलिए। अब उसके बाद 3.8 में 8 से कर देना और इधर जैसे 2 से कर देना, ये वाला बचा जो टोटल करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। फार्मूला लगाओ 9.8, आपका इतना आ जाएगा आंसर, कर लोगे ना, ठीक, मैथमेटिक्स वाले कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक्सप्लेन द ज्योमेट्री, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, ज़रूर देखना। तो एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय, इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, ध्यान में रखना, ठीक है। तो बोलता क्या है देखो, ये 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको क्या बताना है, इसका स्ट्रक्चर बताना है इसको। यदि आपके पास 6 बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। यदि 2 बॉन्डिंग और 2 लोन पेयर होंगे तो क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। कई लोग बोलोगे, कई लोग छोड़ के आ जाते हैं इसको, बल्कि बहुत ईजी है ये, आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, फिर आप लोग कैसे इसको छोड़ के आ जाते हैं समझ में नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल नहीं छोड़ना, करके ही आना, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो क्या होता है देखो, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज डिटरमाइंड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्लूडिंग द बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। अब जो भी होगा मैं इसको नहीं पढ़ने वाला। अब 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके पास, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक्स है इसमें, और कितने एटम इससे जुड़ा हुआ है जी, 6 एटम जुड़ा हुआ है इससे, मान लो ए से जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है ना। मान लो कोई सेंट्रल मेटल एटम तो होगा ना, किसी चीज़ से जुड़ा होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और उससे जुड़ा होगा कितना एटम जुड़ा हुआ है, 6 एटम जुड़ा हुआ है, जो कितने हैं बॉन्डिंग है, इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अब ये चीज़ जानते हो आप, यदि कोई भी 6 लिगेंड या इससे सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 6 होगा तो क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। तो जो सेफ होगा इसका क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई पर्टिकुलर बोला नहीं है, तो यहाँ पे SF6 का एग्जाम्पल लिया है, ये होगा ना जी, 6 देखो जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। आपको ये अदर एग्जाम्पल याद आ रहा है तो आप अदर एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर बताया नहीं है। तो देखो सल्फर हेक्सा 6 का जो ऐसा होगा जिसमें 6 बॉन्डिंग, इसका ही नहीं कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, He6, ये भी H नहीं लिखता क्योंकि इसमें वो लोन पेयर भी मिलता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना एग्जाम्पल लिखते समय। अब 2 बॉन्डिंग और 2 लोन पेयर किस में बनते हैं बताओ जल्दी, पॉज करता हूँ, हाँ करेक्ट, वाटर में मिलता है, ठीक है। तो वाटर में क्या होगा, 2 लोन पेयर और 2 होते, बस खत्म, यहीं पे आंसर, यहीं पे ख़त्म हो गया, बस लिखने का तरीका जान गए तो बस ख़त्म, जानते हो उसको ऑलरेडी। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों तक भी शेयर करना, ठीक है। चलो तो ये रहा आप लोगों का यूनिट 4, मैं यूनिट 4 आज ही डाल दूंगा, ठीक है, फिर और यूनिट 5 भी हो सके तो आज डालूंगा, नहीं तो कल आपको मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जितने भी क्वेश्चन बोले हैं मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 90% से 95% या उससे ज़्यादा भी मान सकते हो कि फंस सकता है, तो ज़रूर पढ़ना। बाकी यदि अब उसके बाद भी यदि नहीं फंसेगा तो फिर देखते, ऐसे तो फंसेगा, ठीक है, टेंशन मत लो, क्योंकि जो सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को मैंने कवर किया, और इसको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के को फॉलो करके ही बनाया है। तो इतना बिलीव कर सकते हो, और अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, लेकिन बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके इरिटेट मत करना, ठीक है। तो आप लोग को लगता है तो कमेंट कीजिए, आप लोग का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, उसका भी वीडियो डला हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिकल का, थोड़ा सा ऐसी साइडली इन्फॉर्मेशन कि आपको करना क्या है वो इसमें, ऐसे उसको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और वाइवा क्या क्या पूछ सकते हैं, थोड़ा पॉसिबिलिटी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। छोटा सा वीडियो उसका बनाऊँगा, या यूनिट 5 का
जो वीडियो बनाऊंगा उसके लास्ट में या बीच में कहीं पे आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग 100% तैयारी करो ताकि यूनिट 5 भी कवर करो। मुझे पता है आप लोग को थोड़ा टफ होता है वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल का भी मैं यूनिट 5 में ही बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद यूनिट 5। तब तक के लिए थैंक्स, गुड नाइट।